समय पहले की बात है। एक हीरापुर नाम का गांव था। उसी गांव में एक रानी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ बड़े ही हाव भाव से रहती थी। जैसे कि उसका नाम रानी था, वो गरीब होने के बाद भी हमेशा रानी की तरह ही रहती थी और अपने अमीर होने का दिखावा करती थी। रानी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी और वो हमेशा अपने मेकअप में लगी रहती थी। रानी की सहेलियां भी रानी की खूबसूरती से बहुत जलती थी। रानी अपने गोरे रंग का बहुत ध्यान रखती थी। सब कुछ होते हुए भी रानी की कई गलत आदतें थी। वो अपने माता पिता की एक भी बात नहीं मानती थी और वो सदैव लोगों से अपना काम करवाने की इच्छुक होती थी। रानी की माँ संगीता रानी का बहुत ध्यान रखती थी, परंतु कहीं न कहीं रानी बहुत घमंडी हो गई थी और वो अपनी माँ से अच्छे से बात तक नहीं करती थी। रानी के पिता सुनील अपने पिता के खेतों में काम किया करते थे। फसल का मौसम न होने पर वो गांव के बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी करने जाने लगते हैं। कम वेतन की वजह से वो रानी की बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते थे, जिससे रानी अपने पिता से गुस्सा हो जाया करती थी। एक दिन रानी के पिताजी रानी से कहते हैं, रानी, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी माँ सुबह से खेतों में काम कर रही है। तुम भी चलकर उनकी कुछ मदद कर दो, इससे उनके काम में सहायता हो जाएगी। नहीं पिताजी, मैं खेत पर काम नहीं कर सकती हूँ, इससे मेरी स्किन काली हो जाएगी और आप तो जानते ही हैं, मैं एक रानी हूँ और रानी हमेशा एक रानी की तरह ही रहती है। मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम खेत में काम करने गई तो मैं तुम्हें एक सुंदर सा हैंड बैग ला कर दूंगा। रानी हैंडबैग का सोचकर खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर खेतों में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं। उन्हीं मजदूरों में उसकी माँ संगीता भी होती है। रानी बहुत आलसी थी, वो साइड में बैठकर लोगों से काम करवाती है। तभी रानी को एक चमकदार चीज दिखाई देती है। वो चमकदार चीज क्या है? अरे, वह तो एक जादुई पेड़ है, परंतु तुम वहाँ मत जाना, वहाँ जाने में बहुत खतरा है। रानी मजदूर की बात ना सुनकर लालच में आ जाती है और रानी मन ही मन बोलती है, अगर ये जादुई सोने की एक भी पत्ती मेरे हिस्से में आ गई तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी और फिर मैं किसी रानी से कम नहीं लगूंगी और मेरे पास अच्छा सामान खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे भी होंगे। इतना सोचकर रानी उस जादुई पेड़ की ओर बढ़ने लगती है। रानी उस पेड़ के पास पहुँच जाने के बाद वो उस पेड़ को हाथ लगाती है। तभी उस पेड़ में से एक आवाज आती है, कौन है जिसे मेरी तपस्या भंग कर दी है? मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें यही भस्म कर दूंगा। और पेड़ को जाकर सब कुछ सच सच बताती है। तुम तो मेरी प्यारी बच्ची हो, तो तुमने अपने सभी गलतियाँ बहुत अच्छे से मान ली, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम एक अमीर लड़की बनना चाहती हो, परंतु ऐसा एक बार में संभव नहीं है। तुम चाहो तो मेरे इस पेड़ से रोजाना एक सोने की पत्ती ले जाना, पर ध्यान रहे उस समय तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। बिना डिस्टर्ब किए इस पेड़ से एक पत्ती ले जा सकती हो। रानी पेड़ के कहे अनुसार उस पेड़ से एक सोने की पत्ती ले लिया करती थी। रानी बहुत खुश थी कि अब वो जल्दी एक अमीर लड़की बनने वाली है और इस तरह रानी अब रोजाना उस सोने के पेड़ से एक पत्ती ले आया करती थी। परंतु रानी इससे ज्यादा अमीर नहीं हो पा रही थी और एक दिन उसके मन में लालच आ जाता है और रानी सोचती है, अरे पेड़ की आंखें तो बंद है और इतने दिनों से मैं तो रोजाना एक सोने की पत्ती ले जा रही हूँ, जिससे मैं बहुत धीरे धीरे अमीर हो रही हूँ। क्यों ना आज मैं 2 या 3 सोने की पत्ती ले लूं? ऐसे तो मैं जल्दी अमीर हो जाऊंगी और एक रानी की तरह ठाठ से रहूंगी। इतना सोचकर रानी 3 सोने की पत्ती ले लेती है और अपने घर आ जाती है। पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से सब कुछ देख रहा था। रानी के इस व्यवहार से पेड़ क्रोधित हो जाता है और उसे दुनिया की सबसे काली लड़की में बदलने का श्राप दे देता है। यहाँ रानी खुशी खुशी अपने घर में मेकअप कर रही होती है, तभी वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है। रानी अपना ये बदला हुआ रूप देखकर हैरान हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। माँ, पिताजी, देखो मेरे साथ क्या हो गया। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी और अब देखो मैं दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की बन गई हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे पहले जैसा कर दीजिए। रानी के माता पिता भी जब उसको इस हालत में देखते हैं तो उन्हें रानी पर बहुत
बहुत दया आती है। रानी बेटी, तुम रोजाना उस सोने के पेड़ के पास जाती हो, परंतु आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, फिर आज ये तुम इतनी काली कैसे हो गई? फिर रानी अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देती है कि किस तरह वो जल्दी अमीर बनने के लालच में वहाँ से 3 सोने के पत्ते इकट्ठे तोड़ लाई थी और जिस वजह से उसका ये हाल हो गया। प्यारी बेटी, अब तुम्हें पहले जैसा करने के लिए हमें उस पेड़ के पास ही जाना होगा, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। चलो हम तुरंत जाकर उस पेड़ से मदद मांगते हैं और तुम अपनी की माफी मांग लेना। रानी ऐसा ही करती है और अपना चेहरा ढककर उस पेड़ के पास पहुंचाती है। पेड़ जी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर आपके सोने के खजाने में से 2 पत्तियां ज्यादा तोड़ ली थी। मैं आपसे वादा करती हूँ आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी और चोरी भी नहीं करूँगी। वह सब तो ठीक है प्यारी बेटी, परंतु जो शराब मैं तुम्हें दे चुका हूँ वह ठीक नहीं हो सकता। परंतु अगर तुम्हें नेक काम करे और लोगों की मदद करी तो तुम्हारा पहले जैसा रंग तुम्हें वापस मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैं आज से ही लोगों की मदद करना शुरू कर दूंगी और सभी की बात मानूंगी। इतना कहकर रानी अपने घर के लिए निकल जाती है। अब रानी अपनी माँ के कामों में उनकी मदद करती है। रानी अपने पिता की सेवा भी करती है। उस दिन रानी को गांव में जो भी मदद मांगते हुए नजर आता, रानी उनकी मदद करती। अब रानी को लोगों की मदद करने में मजा आने लगा था और उसकी आदतें अब अच्छी हो गई थी। सभी गांव वाले रानी से बहुत खुश रहने लगे थे और उसकी तारीफ करने लगे थे। और ऐसे ही बहुत दिन बीत जाने के बाद भी रानी का जब रंग पहले जैसा नहीं हुआ तो वो एक बार फिर से पेड़ के पास पहुंच जाती है और पेड़ से कहती है, पेड़ जी, मैंने आपके कहे अनुसार सभी लोगों की मदद की और सबसे प्यार से व्यवहार किया, अपने माता पिता की सेवा भी की, परंतु मेरा रंग तो बिल्कुल भी नहीं बदला। कृपया कर मेरी मदद कीजिए, मैं अपने इस काले रूप में नहीं रहना चाहती हूँ। हाँ रानी बेटी, आज वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें पहले जैसा गोरा और सुंदर कर सकता हूँ। यह लो, यह एक जादुई हैंडबैग है जो मैंने अपनी जादुई शक्तियों से बनाई है। इस हैंडबैग में रखा हुआ मेकअप का सामान लगाकर तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर और आकर्षित हो जाओगी। साथ ही साथ तुम इस हैंडबैग से कोई भी जरूरत का सामान मांग सकती हो। यह हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करेगी। फिर रानी पेड़ को धन्यवाद देकर वो जादुई हैंडबैग अपने साथ अपने घर ले आती है और अब रानी हर रोज उस जादुई हैंडबैग के मेकअप किट को यूज करती और पहले की तरह सुंदर हो जाती है। ये देख रानी खुशी से उड़ने लगती है। इस तरह रानी को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो उस जादुई हैंडबैग से मांग लिया करती। रानी के पास जादुई हैंडबैग आने के बाद भी उसका व्यवहार जरा भी नहीं बदला और वो सदैव लोगों की मदद करती रही और माता पिता का आदर करती रही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। सूरजपुर गाँव में रिंकी का परिवार रहता था। वे लोग बहुत गरीब थे। रिंकी के पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। रिंकी का एक छोटा भाई था भोलू। भोलू अभी छोटा था, उसे अभी अमीरी और गरीबी के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन भोलू बाहर खेल रहा था, तभी उसके पड़ोस की रहने वाली मुन्नी वहाँ आई और बोली, भोलू ये देख मेरा नया खिलौना, ये बोलने वाली गुड़िया है। ये देख, जब मैं इसके अंदर चाबी घुमाऊंगी फिर ये गाना गाएगी। अरे वाह मुन्नी, यह खिलौना तो बहुत ही अच्छा है। मुन्नी, एक बार अपनी गुड़िया मुझे भी खेलने के लिए देना। बिल्कुल नहीं, मैं इसे तुम्हें तो क्या किसी को भी हाथ तक लगाने नहीं दूंगी। ये गुड़िया तो मेरे पापा शहर से मेरे लिए लेकर आए हैं। अगर तुझे भी ऐसी गुड़िया चाहिए तो जाकर अपने पापा से मांग ले, मैं तो नहीं दूंगी। चलो मैं जा रही हूँ, बाय। भोलू चहकते हुए खुशी खुशी वहाँ से भागा भागा घर आता है। कहाँ रे भोलुआ, कहाँ हवा के माफी भागा जा रहा है? कोई भूत देख लिया है का? दादी, बाबा कहाँ है? कहाँ हुआ बोला बेटा, हम यहाँ पर है। बाबा बाबा, अब मुझे भी मुन्नी के जैसा गाने वाला गुड्डा चाहिए। बाबा मुझे भी गुड्डा ला कर दो ना। सुन रहे हो ना जी, ये सब आप लोगों के ही लाड प्यार का नतीजा है
और भेजो इसे बस्ती में खेलने के लिए। सुन भोलू, आज के बाद बाहर खेलने गया तो तेरे पैर काट कर रख दूंगी। अब चल और चल के मेरे साथ काम कर। अरे काहे डांट रही हो मेरे पोते को, अभी बच्चा है, समझ जाएगा। आजा मेरा बच्चा आ, मैं तुझे परी की कहानी सुनाती हूँ। हाँ दादी, मैं भी परी की कहानी सुनूंगी। और फिर दोनों बच्चे इस तरह दादी से कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन भोलू के पिताजी खेत में हल जोत रहे थे। रिंकी भी अपने बाबा के साथ उनके काम में मदद करती थी कि तभी हल से अचानक उनके पिता का दोनों पैर कट जाता है। बाबा, ये क्या हो गया बाबा? उठो ना बाबा। अरे कोई है? काका, अरे कोई मेरे बाबा को उठाओ, कोई नहीं, बचाओ। आप ठीक तो है ना बाबा? बाबा। रिंकी की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग उन्हें उठाकर घर ले आते हैं। भोलू के पिता का अब दोनों पैर कट चुका था। वो अब असहाय घर में लेटे रहने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहा था। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। भूख लगी है तो मैं क्या करूं? ले, मुझे ही मारकर खा ले, इससे तो तेरी भूख बुझ जाएगी ना। अरे ओ भोलुआ की माँ, ये बच्चों के सामने का अनाप शनाप बोली जा रही है। माना कि अब मेरा बेटा कमा नहीं सकता और मेरी बूढ़ी हड्डियों में मैं ताकत नहीं रही कि मैं कमाकर इन बच्चों का पेट पाल सकूं। पर तू कमाकर अपने बच्चों का पेट पाल ही सकती है, तो ही जाकर कोई काम क्यों नहीं कर लेती? अपनी सास की ये बातें रिंकी की माँ को सही लगती है और वो अपने बच्चों के खातिर काम ढूंढने निकल जाती है। पूरे दिन घूमने के बाद उसे एक घर में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है, जिससे किसी तरह से उन लोगों की दाल रोटी चलने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। माँ, 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। आप इस रक्षाबंधन तो हमारे लिए राखी और मिठाई ला दोगी ना माँ? रिंकी बेटा, तुझे तो घर की हालत पता ही है बेटा, पर तू चिंता मत कर। अगर मालिक से पैसे मिल गए तो इस बार मैं तुम भाई बहनों का रक्षाबंधन अच्छे से मनाऊंगी। तभी उधर से भोलू भी आ जाता है। माँ, मुझे रिमोट वाले कार चाहिए। ठीक है बेटा, मैं ला दूंगी। माँ, आप हर बार ऐसे ही कहती हो, आप मुझे हर बार झूठ बोलकर बहका देती हो। मुझे आज ही रिमोट वाली कार चाहिए। मैं नहीं जानता, मुझे रिमोट वाली कार ला कर दो। भोलू, तू इतना बड़ा हो गया है, जाने तुझे कब अकल आएगी। तुझे दिखाई नहीं देता क्या घर की क्या हालत है? फिर भी तू हर दिन एक नई फरमाइश लेकर आ जाता है। कभी ये दे दो, कभी वो दे दो। अब मैं तुम लोगों का पेट भरूं या तेरे शौक पूरी करती फिरूं? भोलू की माँ गुस्से से वहाँ से चली गई। उसके मन में अपने बच्चों की कोई भी इच्छा ना पूरा करने का दुख था। इधर भोलू अपनी माँ से डांट सुनकर उदास बैठा था। तभी रिंकी वहाँ आती है और बोलती है, भैया आओ ना, चलो ना बाहर छुपन छुपाई खेलते हैं। मुझे नहीं खेलना है, तू जाकर अकेले ही खेल। मुझे पता है आप मुझसे हार जाओगी, इसलिए मेरे साथ नहीं खेल रही हो ना। मैं डर गई, डरपोक भैया। रिंकी, मैं डरा नहीं हूँ, बस मेरा मन नहीं है। ठीक है भैया। भैया, आपको पता है 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। मैं आपको राखी बांधूंगी, बदले में आपको मुझे कुछ देना होगा। बताओ ना भैया, क्या दोगे मुझे? मेरे पास खुद कुछ नहीं है, मैं तुझे कहाँ से गिफ्ट ला कर दूंगा? रक्षाबंधन पर तो सबके भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं, और एक मेरा भाई है जो मुझे कभी किसी भी रक्षाबंधन पर कुछ नहीं दिलाता। जाओ भैया, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। देख, मेरे पास खुद के लिए रिमोट वाली कार खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आज तो इसके लिए माँ ने भी मुझे खूब सुनाया है। अब तू मेरा दिमाग मत खराब कर, अब जा यहाँ से। भोलू रिंकी से झगड़ा कर गुस्से से वहाँ से चला गया। दादी हमेशा कहती है कि जंगल में परियां रहती है और परियां तो सभी बच्चों की मदद करती है। मुझे भी जंगल में जाकर परी से मिलना है और मैं फिर परी से एक रिमोट वाला कार और अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट मांग लूंगा। भोलू ये सोचकर जंगल की तरफ निकल गया। दादी तो हमेशा कहती है परी के पास तो बहुत सारी जादुई शक्तियाँ होती है, वो तो अपने जादू से कुछ भी कर सकती है। मुझे परी को ढूंढने जंगल में जाना ही होगा। मैं परी से मिलकर अपने भैया के लिए एक रिमोट वाली कार मांग लूंगी, जिसे देखकर भैया बहुत खुश हो जाएंगे। ये सोचकर रिंकी भी घर से निकल जाती है। परी जी, आप कहाँ हो? परी जी, आप मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? परी जी। भोलू परी को पुकारते हुए एक झरने के पास पहुंच जाता है।
पानी की सरसर की आवाज सुनकर भोलू झरने के पास चला जाता है। परी जी, अब तो सामने आ जाओ, कहाँ हो आप? तभी भोलू का पैर फिसल जाता है और वो झरने में गिर जाता है। ओह, बचाओ मुझे कोई। रिंकी भी परी को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है। ये आवाज तो मेरे भाई भोलू की है। भैया, कहाँ हो भैया? दीदी, बचाओ बचाओ दीदी। रिंकी जल्दी से पानी में तैरकर भोलू को किनारे पर ले आती है, लेकिन तब तक भोलू के पेट में खूब सारा पानी चला जाता है और वो बेहोश हो जाता है। भैया, आंखें खोलो भैया, भैया उठो भैया, भैया आंखें खोलो। रिंकी भोलू को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता है। रिंकी को यूं रोता देख वहाँ पर एक परी आती है। रिंकी, परी जी, आप, मुझे पक्का यकीन था आप मुझे जरूर मिलेंगी। परी जी, मेरे भाई को बचा लीजिए परी जी। अभी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और भोलू होश में आ जाता है। भोलू भी परी को देखकर बहुत खुश होता है। रिंकी, तुम दोनों भाई बहन ने मुझे बहुत याद किया। मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा, और खासकर रिंकी तुम। रिंकी, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम नेक दिल के साथ साथ बहादुर भी हो। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने भाई की जान बचाई। परी जी, ये तो मेरा फर्ज था। ये लो रिंकी, ये एक जादुई राखी है। इस रक्षाबंधन तुम इस जादुई राखी को अपने भाई के कलाई पर बांधना। ये कोई साधारण राखी नहीं है, बल्कि जादुई राखी है। इस राखी से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। भोलू, अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम दोनों अपने घर जाओ और सबसे मिलकर प्यार से रहना। जादुई राखी को लेकर दोनों भाई बहन घर आ जाते हैं। अगले दिन दोनों भाई बहन अच्छे से तैयार होकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। रिंकी सबसे पहले जादुई राखी से बोलती है, हे जादुई राखी, मेरे बाबा के पैर को ठीक कर दो। रिंकी के इतना बोलते ही उसके बाबा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हे जादुई राखी, ऐसा करो जिससे मेरी माँ को कभी किसी दूसरे के घर में काम ना करना पड़े। भोलू के इतना कहते ही राखी में से सोने चांदी के सिक्कों का ढेर लग जाता है। अरे रिंकी और भोलू, ये सब क्या है? ये चमत्कार कैसे हुआ? फिर रिंकी और भोलू अपनी माँ बाबा को परी के दिए जादुई राखी के बारे में बताती है। हाँ माँ, और ये सब इसी जादुई राखी के जादू से हो रहा है। अब हम भी इन पैसों से बहुत अमीर हो जाएंगे। जादुई राखी के पैसे से वे लोग बहुत अमीर हो जाते हैं। अब तो भोलू और रिंकी के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। वे अब जो चाहते उन्हें सब मिल जाता और सभी खुशी खुशी जादुई राखी के साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।